चलिए, तो हम लास्ट क्लास में कहाँ थे? शुरू कर रहे थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को आज हम शुरू करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। Not responding. What is going on? हैंग कर रहा है बिना लिखे। हो गया ठीक। प्रक्षेपण या प्रक्षेप्य गति। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैंने बताया था कि जब मोशन बता दिया था इससे पहले, मोशन होता है कि यदि आप किसी दूसरे के नज़र में आप गति में हो तो मोशन कहलाता है। कल के रेफरेंस में मैंने बताया था ये बात, ठीक है। आज हम सीधे शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। मोशन सबको पता है, गति सबको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति जब एक ही साथ क्षैतिज या उदग्र दोनों पाथ को कवर किया जाए, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और उदग्र मतलब वर्टिकल, जब एक ही टाइम में दोनों रास्ता कवर किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दोनों दिशा में गति हो तो क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो बहुत सामान्य भाषा में आप समझने के लिए लिखिए क्या कि जब गति यानी कि मोशन क्या हो? मोशन एक ही टाइम में हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो। एक ही समय में जो मोशन है, गति है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो, क्षैतिज भी हो और उदग्र भी हो। तो इस तरह के गति को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना। इफ यू आर प्रोजेक्टिंग समथिंग, आप कभी किसी चीज को फेंकते हो तो कैसे फेंकते हो? फेंकोगे तो जैसे मान लीजिए यहां से आपने थ्रो किया किसी चीज को, तो ये ऐसे पाथ को कवर करेगा, ऐसा ही तो करेगा। मतलब एक ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल भी रास्ता तय कर रहा है और हाइट पे भी जा रहा है। मतलब कि वर्टिकल भी इसने अपने मोशन को कैप्चर किया है और हॉरिजॉन्टल भी मोशन को कैप्चर किया है। यही तो बात है, यही तो मैंने लिखवाया है कि मोशन जब एक ही साथ में एक ही टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल हो तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो 3 एग्जाम्पल, और ये तीनों पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। पहला, मिसाइल का छूटने मिसाइल के छूटने के बाद उसका गति। तो मिसाइल कैसे छूटती है? परवलयाकार, मिसाइल का छूटना। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने बोला था भाला फेंकना। ठीक है। और तीसरा, बल्लेबाज द्वारा मारा गया 6। तो जब भी मिसाइल जब जाता है तो मिसाइल ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। और कल मैं एग्जांपल भी दिया था कि कभी भी किसी निशानेबाज को किसी टारगेट को हिट करना होता है तो हेलीकॉप्टर का अगर मान लीजिए टारगेट यहाँ है तो ये यहाँ आके बम नहीं चलाएगा, हाँ मतलब आगे जाके बम चलाएगा, तब जाके वो यहाँ गिरेगा। यानी कि यहाँ आके उसको क्या करना पड़ेगा?
बम चलाना पड़ेगा तब जाके गिरेगा। यहां से अगर बम छोड़े तो वो कहां गिरेगा? यहां गिरेगा। ठीक है, आगे जाके कुछ छोड़ना पड़ेगा तब अपने टारगेट पे हिट होगा। और इसके लिए एक और एग्जांपल मैंने बताया था, जो सीजीएल नहीं है, बंदर वाला, सीजीएल या एनडीए में पूछा गया किसी में प्रश्न था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये प्रश्न पूछा गया है कि जब शिकारी बंदूक से गोली चलाएगा, बंदर को गोली चलाते समय बंदर पेड़ से छलांग लगा देता है, तो क्या संभावना बनेगी? संभावना बनेगी गोली लग सकती है, क्योंकि गोली कुछ दूर तक तो जाएगी वैसे, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, जैसे कि प्रोजेक्टाइल में होता है। तो ऐसे भी पूछा गया प्रश्न है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है ये किस तरह के गति को कवर करता है? हां, तो प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है वो क्या होता है? परवलयाकार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोलिक। मतलब इस तरह के आकृति को पैराबोलिक बोलते हैं। इस तरह के आकृति को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। अब आ जाइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक, इतनी बात, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ। ठीक है, अच्छा, किसी चीज को फेंकेंगे तो किसी ना किसी एंगल पे फेंकेंगे, किसी ना किसी कोण पे ही तो फेंकेंगे आप। तो मान लीजिए कि हमने किसी चीज को यहां से थ्रो किया, ठीक है, यू स्पीड से। किस स्पीड से? यू स्पीड से थ्रो किया, तो क्या होगा? यहां से थ्रो किया तो पहले तो जाएगा ऐसे, और इस तरह से आकृति बना के आएगा। वो ऐसे ही गिरेगा, ऐसे ही गिरेगा ना। चलिए, तो पहला पॉइंट यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यू स्पीड से फेंकते हैं। ठीक है, फेंकेंगे तो किसी न किसी एंगल पे फेंकेंगे। ये बात समझ में आ रही है? किसी न किसी एंगल पे ही फेंकेंगे किसी चीज को। तो थीटा एंगल पे हमने फेंका और यू स्पीड से फेंका। यू स्पीड से फेंका तो यू एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मालूम है कि किसी न किसी दिशा में आप डायरेक्ट किए हैं इसको, तो वेक्टर क्वांटिटी पिछले क्लास में। अब आपको ये मालूम है, वेक्टर में मैंने बताया था डी एसोसिएशन ऑफ वेक्टर, याद है आपको? विनियोजन ऑफ, मतलब सदिशों का विनियोजन बताया था। क्या बताया था उसमें? कि भाई अगर कोई एक वेक्टर है एफ, है ना, तो इसको दोनों एक्सिस पे कंपोनेंट मिलते हैं। एफ का इस एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट मिलता है वो एफ कॉस थीटा मिलता है, और इस एक्सिस पे जो मिलता है, बोलो जल्दी, एफ साइन थीटा मिलता है। यही तो बताया था। यही कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक, ये कौन सा एक्सिस लेते हैं? ये वाई एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब ये यू स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू इस कंपोनेंट, इस एक्सिस पे क्या होगा? What the hell is going on? ठीक है, क्या हो जाएगा? u, क्यों? विनियोजन ऑफ वेक्टर, आप समझ गए। और इसका इस पे क्या होगा वैल्यू? u साइन थीटा। अच्छा, जो लोग नहीं आए थे या जिनकी पहली क्लास है, उनको बस इतना सीखना है। आइए आइए आइए, माफ कीजिए, हम पहले स्टार्ट हो गए हैं, आप टाइम से आई हैं। थोड़ा जल्दी आया करो यार, आप लोगों को टाइम तो बता ही दिया जाता है। तो समझ में आया? साइन थीटा और इसको कॉस थीटा, एक सामान्य बात है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहां तीन चीज दिख रहा है आपको,
दिखने मतलब 5 चीज है इसमें, बट मोटा मोटी जो वैसे एक नजर में देखा जाए तो 3 चीज, बट हम 5 चीज इसमें लिखवाएंगे। क्या क्या? पहली बात आप देखिएगा, ये जब यहां से उड़ते हुए जब यहां आ रहा है हवा में, तो हवा में जो डिस्टेंस तय करता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका हिंदी मैं यहां लिख दूं, उड़ान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़ान काल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब उड़ते हुए आएगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। ठीक है, और हॉरिजेंटली जितना रास्ता इसने कैप्चर किया है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। यहां से लेकर यहां तक। फिर से मैं दूसरा पेन चेंज कर देता हूं, कौन सा कलर लूं? चलिए, वेवलेंथ इसका कमजोर होता है, ठीक है दिखेगा। यहां से ये क्या होगा? रेंज। यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? हिंदी में इस रेंज को बोलते हैं परास। हिंदी में क्या बोलते हैं? परास। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे तो जितना हॉरिजॉन्टल दूरी तय करेगा उसको बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब आइए, अब कौन सा कलर बच गया? ब्लू नहीं होता, ब्लू होता है, ब्लू। व्हाइट ही यूज करते। चलिए, ये हाइट मतलब ये हॉरिजॉन्टली कितना, हाँ सॉरी, वर्टिकली कितना गया है, उदग्र रूप से कितना इसने तय किया है, इसको बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं? एच मैक्स या महत्तम ऊंचाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महत्तम ऊंचाई। इसको बोलते हैं महत्तम। आइए, महत्तम ऊंचाई। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अच्छा, ये थीटा है ना, तो इसको बोलते हैं एंगल, प्रोजेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टेड एंगल। इसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोजेक्टेड एंगल। या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रक्षेप्य कोण। प्रक्षेप्य कोण। किसको? इसको, जो थीटा है। ठीक है, प्रक्षेप कोण क्या है? थीटा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तो मैं नामकरण कर रहा हूं, बच्चे ने जन्म ले लिया है, इसके बाद हम नामकरण कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। प्रोजेक्ट कर दिया किसी वस्तु को, तो प्रोजेक्ट करने के बाद जो उड़ रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कैप्चर किया उसको रेंज। अच्छा, एक चीज इसमें दिख रहा है आपको, जब किसी एंगल पर किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दोगे ना, रेंज कभी नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज घटेगा और बढ़ेगा। क्या? जब शुरू में फेंकोगे तो ये वाली वैल्यू पहले घटेगी, बाद में शून्य होगी, फिर बढ़ेगी। तो हम इस पे आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें और चीज हमें देखना है। तो एक तो रेंज देख लिया आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, और एच मैक्स देख लिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं कि क्या इसका नेचर देखते हैं टाइम का। एक बार ऐसा हो रहा होगा इसमें, मैं कलर कर देता हूं, ये देखिए यहां से जब यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो ये जो टाइम हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ यहां तक ये चढ़ रहा है ना टाइम, इसको बोलते हैं असेंडिंग टाइम। क्या बोलते हैं? असेंडिंग टाइम। हिंदी में बोलते हैं चढ़ान काल। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि चढ़ती हुई वस्तु का जो टाइम है
चढ़ान काल, क्या बोलते हैं? चढ़ान काल, चढ़ान काल, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एसेंट या एसेंडिंग टाइम। टाइम ऑफ एसेंट। और जब यहां से नीचे उतरेगा, यहां से जब ये नीचे उतरेगा, इसका वेवलेंथ तो और कम है, दिखाई ही नहीं देगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट या उतरान काल, हिंदी में क्या बोलेंगे? उतरान काल। चिंता मत करिए, अभी तो मैं इमेज के जरिए सिखा रहा हूं, लास्ट में लिख दूंगा कि जब चढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उतरते हैं तो क्या बोलते हैं। क्या अभी जितना मैंने बताया इतना समझ में आया सबको? अरे बोलो। हाँ, ये जवानी और ये रवानी होनी चाहिए, मतलब ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम एनर्जी के साथ रहिए। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। वो देते हैं अगले जन्म का भरम, जिनके अगले ही पल का भरोसा नहीं। आज ही है सब कुछ, कल कुछ भी नहीं है। न मैं जानता हूं, न जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं वो जानते हैं। क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में क्या लिखा? जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधिहात। 6 चीज मनुष्य के वश में नहीं है। जीवन, मरण, लाभ, हानि, यश, अपयश। तो अब जितना टाइम मिल रहा है खूब मस्ती कीजिए। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि डूब जाइए अनारकली के उधर, मतलब उसके जैसा, मुगले आजम में कौन है सलीम के जैसा। हाँ, बीपीएससी और यूपीएससी वाले बच्चे जब बात करते हैं तो कभी पॉलिटिक्स में उनका निशान आ जाएगा, कभी हिस्ट्री में जाएगा, तो कभी अर्थव्यवस्था में खेलेंगे। अच्छी बात है। चलिए, इतनी बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई। अब इसी बात को थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। कैसे? क्या लिखेंगे? सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को हमने इंग्लिश और हिंदी मिलाकर, मैंने टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखूंगा, मैटर हिंदी में लिखूंगा तो चलेगा, या हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लिखूं, टाइम लगेगा। मतलब टाइम लगता है, जैसे पहले हिंदी लिखूं बाद में इंग्लिश लिखूं, तो इतना तो मैनेजेबल हो कि नहीं, बोलना तो नहीं है, मैं लिखूंगा ही। ऐसे लिखेंगे जैसे जो मैंने शुरू में कहा है वो लिखूंगा। यू वेग से, तो वेग हम क्या लिखेंगे? यू वेलोसिटी से। तो हिंदी वाले वेग लिख सकते हो ना। यू वेलोसिटी से किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट लिख दें, समझ लोगे? ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो उसके दो कंपोनेंट, इसको बोलते हैं घटक। क्या बोलते हैं? घटक होते हैं। अब देखिए कौन से घटक होते हैं। देखो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। तो ये जो होगा, ये जो घटक होगा, घटक मतलब कंपोनेंट, इसी को मैं कंपोनेंट बोल रहा हूं, इसको मैं कंपोनेंट बोल रहा हूं। दो घटक होंगे,
किसी को u वेलोसिटी से फेंकोगे तो दो घटक होंगे, एक घटक y साइन थीटा, सॉरी u साइन थीटा y एक्सिस पे, u कॉस थीटा x एक्सिस पे, ये वाली बात जा। हाँ, u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट या घटक होते हैं। पहला x एक्सिस पर u cos थीटा, दूसरा y एक्सिस पर u साइन थीटा। y एक्सिस पर एक प्रश्न मैं यहीं से आपको दूंगा, और वो प्रश्न किया गया है 3 बार अलग अलग एग्जामों में, तो उस प्रश्न को मैं अभी बता रहा हूं, बट इतना अभी लिख लीजिए, जो अगला स्टेटमेंट देने वाला हूं उस पर वो प्रश्न होगा। अभी इतना ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब मैं नाम लिख देता हूं कि थीटा क्या है, बताइए थीटा क्या है? प्रोजेक्टल या प्रक्षेपित? हाँ, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें? ठीक है, प्रोजेक्टेड एंगल। थीटा क्या है? प्रोजेक्टेड एंगल, मतलब इस जिससे फेंका गया है तो किसी ना किसी एंगल पे ही फेंका जाएगा। इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य कोण। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य कोण। चलिए, दूसरा u क्या है यहां पे? जिस वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है, तो ये है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, जिससे ये फेंका गया है, या प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मत लिखो, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से इंडिकेट करते हैं। कल मैंने वेलोसिटी के कैटेगराइजेशन बताया था, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ ये क्या है? t। हाँ, फेंके गए वस्तु हवा में जितनी दूरी तय करता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हालांकि ये बात लिखवाने की जरूरत है, आप समझ गए हैं, लेकिन लिखवा देता हूं मैं कि कभी फिर दूर दराज कॉपी को देखना पड़ा तो समझ में आ जाए। टी क्या है? प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट जब तक ऑब्जेक्ट द्वारा हवा में या वायु में, वायु बढ़िया है विज्ञान के लिए, वायु में तय की गई या उड़ते हुए तय की गई दूरी, वायु में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एच क्या है? ये है मैक्सिमम हाइट, या इसको बोलते हैं महत्तम। चलिए, फिर हमने लिखा था और क्या? आर। हाँ, आर, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये क्या है? क्षैतिज दूरी, ठीक है। क्षैतिज दूरी क्या है? क्षैतिज दूरी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक।
अब सुन लीजिए, स्टार पॉइंट लिखिएगा। u cos थीटा या रेंज हमेशा समान रहता है। u cos थीटा या जो रेंज होता है, रेंज को इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में परास, हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। फिर दूसरा, u sin थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है, अंत में बढ़ जाता है। मैं बताऊंगा कैसे। हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा, u sin थीटा, द वैल्यू ऑफ u sin थीटा, वैल्यू ऑफ u sin थीटा decrease first, then it will be 0 and in last increased। लास्ट में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कैसे होता है मैं बता रहा हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का अभी तो मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं, बस अभी खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो बच्चों। जीरो से बता रहे हैं, अभी आगे चल के बता रहे हैं। जैसे ये लिखा हूं ना मैं कि u sin थीटा का मान पहले घटेगा और u cos थीटा का बराबर रहेगा। तो देखिए, जब हम रेंज बताएंगे कि सबसे ज़्यादा दूरी कब फेंकेगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल पे ही आप फेंकेंगे किसी वस्तु को, बिना एंगल के आप किसी वस्तु को नहीं फेंकेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्ट थोड़ी कर रहे हैं आप, वर्टिकली किसी चीज़ को उधर तो स्ट्रेट मोशन में आ जाएगा, सिंपल। अगर आप किसी एंगल पे नहीं फेंकेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट आप सीधे फेंक रहे हैं मतलब, या हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, यही तो। अच्छा, कुछ किसी हाइट से फेंकेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दूरी पे हॉरिजॉन्टल जाएगा, उसको भी अगर जमीन से देखेंगे तो किसी ना किसी एंगल पे ही होगा, तो आप किसी ना किसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर प्रश्न बनता है कि सर बताइए कि कितने एंगल पे फेंकेंगे कि सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगा, है? कहां पढ़े हैं 60 डिग्री? 45 डिग्री पे। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं कैसे 45 पे कैसे। हाउ, व्हाट इज दर? हाँ बताइए, गलत था। मैं दिखा रहा हूं ना प्रूफ करके कैसे 45 डिग्री पे होगा। चलिए, अगर ऐसा है तो वो गलत है, इतना ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए, हम सबसे पहले आर ही देख लेते हैं। रेंज मतलब कि अगर किसी चीज को फेंकोगे तो कितने एंगल से फेंकोगे कि वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाएगा। ठीक, तो S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कैसे निकालेंगे वो उससे मतलब नहीं है। जो आर होता है, जो रेंज होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ जी, थोड़ा सा इसको समझ लो। आ गया चित्र? कहाँ गया हमारा? हाँ, देखिए, जब ये ऐसे जा रहा होता है तो लगातार जी काम करेगा कि नहीं? जैसे यहां जी नीचे काम करेगा, यहां भी जी नीचे काम करेगा, यहां भी जी नीचे काम करेगा, यहां भी जी। साइन थीटा जब मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा, अब ऊपर नहीं जाएगा, यहां से अब ऊपर नहीं जा सकता, इसका हाइट खत्म।
इसलिए जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो साइन थीटा क्या हो जाता है? शून्य। साइन थीटा है क्या? दरअसल वर्टिकल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जब यहां कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि वर्टिकल यानी कि ऊपर जाने की जो गति है वो एकदम शून्य है, उसका लेवल एकदम शून्य हो जाएगा। अब वो ऊपर जाने के मूड में नहीं है, यहां स्थिर है हाईएस्ट पॉइंट, और इसके बाद कहां जाएगा? वो नीचे। इसीलिए कहते हैं कि जो साइन थीटा है ना, पहले क्या होगा? शुरू में घट रहा है, एक टाइम पे 0 आएगा और फिर बढ़ेगा। कैसे? साइन थीटा यहां से कैसे बढ़ेगा? फिर ऐसे सपोर्ट करेगा इधर साइड पे, तो साइन में एंगल बढ़ा तो वैल्यू, अरे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, और साइन 45 की, और साइन 0 की, हाँ 1/√2। मतलब साइन की वैल्यू 0 से ऊपर बढ़ती है और कॉस की वैल्यू अपोजिट चलती है। ठीक है, तो यहां देखना, हम रेंज पढ़ रहे थे ना, रेंज, ये बात तो हम लिखवाएंगे अभी। रेंज तो ये ग्रेविटी हमेशा नीचे काम कर रहा है, देख रहे हो? ठीक है, यहां के बाद जो ग्रेविटी है वो प्लस ग्रेविटी में हो जाएगा क्योंकि वो नीचे आ रहा है। लेकिन जब चढ़ते टाइम पर, टाइम ऑफ एसेंट में जो ग्रेविटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो यहां थोड़ा सा देखिए, 11.2 एस्केप वेलोसिटी दूसरी बात है। हम एस्केप, किसी चीज को एस्केप वेलोसिटी से अगर फेंकते हैं तो मतलब वो आएगा नहीं, मतलब अंदर नहीं आएगा। 11.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप किसी चीज को फेंकते हैं तो दोबारा धरती पे नहीं आता है, वो स्पेस में चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ऐसा तो कभी संभव नहीं हुआ है कि किसी ने इस स्पीड से फेंका हो, लेकिन फिर भी हाँ, क्या उसके मलबे गिरते नहीं है? गिरते हैं। उसका जो एंगल जो सेट किया जाता है और उसमें जो एनर्जी स्टोर किया जाता है वो बड़ी हाई डिस्टेंस के लिए तय किया जाता है। पहले से उसके फ्यूल, प्रणोदक, अलग अलग स्टेज के जनरेशन्स उसमें फिक्स किए जाते हैं कि इससे इतना दूर तक जाएगा, उससे बाद उससे उतना दूर तक जाएगा, ऐसे करके। और हर एक स्टेज में 3 चरण होते हैं, हर एक स्टेज में एक चीज़ को वो एक लेवल को छोड़ देगा, मतलब त्याग देगा, ऐसे करके उसमें स्टेजेस बनाए होते हैं। तो प्रोजेक्शन की बात है तो किसी ना किसी एंगल पे करेंगे, बस इतना पूछिए आप। अब वो बात है कि हाईएस्ट दाना है तो हाईएस्ट पे 45 ही होगा। इस बात को अभी हम देख लेते हैं कि कैसे। अरे यार ये ठीक है, देखिए हमने R लिखा, ये R का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला निकाला गया है, आपको बस ध्यान रखना है कि R बराबर u² sin 2θ/g होता है। जी ग्रेविटेशन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा फेंकोगे तो काम करेगा। अब बात रही कि आर मैक्स, सर बताइए आर मैक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि आर मैक्स आपको देना है, तो आपने बोला कि सर 60, तो चलिए 60 डाल लीजिए, पहले 60 डिग्री डाल लीजिए। यहां 60 डालिए, क्या होगा? u² बराबर साइन 120 और क्या होगा? जी। और 120 की वैल्यू क्या होती है? माइनस में हो जाएगी। जैसे साइन 60 की क्या होती है? √3/2, राइट, √3/2। अब मुझे बताइए कि साइन, अगर हम ये 45 रखते तो क्या होता? यहां पे, यहां अगर 45 रखते तो क्या होता? u² साइन 90/g u²/g, कंप्लीटली एक वैल्यू मिलता। और इसमें रूट के अंदर वैल्यू जाएगा, समथिंग 1 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि √3/2, समझ रहे हैं? 2 से डिवीजन होगा इसका, यानी कि 1.347 का 2 से डिवीजन करोगे, इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ऑब्वियसली कम आएगा, हैं? 1.73 √3 का वैल्यू 437 होता है। ठीक है, तो उसमें उतना नहीं जाना है, आपको बस इतना देख लेना है कि 60 डालोगे तो भी कम हो जाएगा, ज्यादा डालोगे तो कम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कब पा रहे हो तुम? जब साइन का 90 होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम जब आर मैक्स निकालेंगे तो आर मैक्स में थीटा कितना होता है?
45 डिग्री, और इस लिहाज से जैसे ही तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 और 2 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, और फाइनली हमारा रिजल्ट मिलेगा ये। तो याद रखिएगा, जब किसी चीज को मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है, रेंज पे, तो क्या लेंगे हम, आर 40, मतलब थीटा कितना लेंगे, 45 डिग्री। अब बात रही टी की, टी नहीं, एच मैक्स ले लेते हैं पहले, उसके बाद एच मैक्स। एच मैक्स क्या होगा, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये कहां से आता है, वही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर 2as एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला काम करता है। तो ये आता है, ये आपको 11वीं क्लास में ये डेराइव सीखना है, आपको नहीं सीख। हाँ, इस किसमें, ये 2 थीटा है, ये यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे 2g है। ये फॉर्मूला किसका होता है, एच मैक्स का होता है। ठीक है, बीपीएससी ने ऐसे कोई फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन अन्य एग्जामों में ऐसे पूछे जाने के प्रचलन रहे हैं, पीसीएस लेवल के भी और सीडीएस में भी। तो सीडीएस में क्या करता है, इस तरह के प्रश्न पूछेगा और कुछ एक मिसिंग कर देगा, 2 जगह खाली स्थान, जैसे ऐसे बोलेगा और फिर कुछ लैंग्वेज लिखेगा, फिर एक खाली स्थान दे देगा, और ऐसे एग्जाम्पल में इस तरह से प्रश्न दे देगा। तो इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जैसे टियरी 3 2024 में जब प्रश्न लिया था बीपीएससी ने, तो एक आई इक्वल टू, जो ओम्स लॉ होता है ना, आई इक्वल टू कुलाम्स, नहीं कुलाम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, इस पे प्रश्न कर दिया था उसने। ठीक है, समानांतर श्रेणी पे प्रश्न बना दिया था उसने, तो फॉर्मूला दिया था, 2-3 चीज गायब कर दिया था। तो ये संभावना बनती है कि आपसे भी प्रश्न ऐसा पूछा जाए। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अब क्या बचता है, टी बचता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन, छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसे ही डील करेंगे। आप में न्यूमेरिकल जब आएगा तो बहुत आसान न्यूमेरिकल आएगा, बहुत छोटा, जिसमें किसी न किसी सब की वैल्यू आपको दी जाएगी, और जी हमेशा क्या लेते हैं। ठीक है, अगर उसको क्वेश्चन में 10 मनवाना होगा तो आपसे वो बोल देगा कि आप 10 मानिए। अभी कुछ दिनों से न्यूमेरिकल के ट्रेंड्स भी चल रहे हैं बीपीएससी में। ठीक है, अगर आप 17 के प्रश्न पेपर उठाएंगे, 17 के, 19 के, 18 के, 19 में 3 है शायद, मतलब एमसीक्यू में क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन बेस्ड, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, आर नहीं बदलता है, साइन की मान बदलती है। तो हम जरा सीख लेते हैं साइन वाला कैसे मान बदलता है। इतना क्लियर है, क्लियर, देखो ये, अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये जो टाइम है तो पूरा है, कंप्लीट, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट को छोटा टी से डिनोट करते हैं, तो इसी का तो आधा होगा, वो इसी का आधा होगा ना, नहीं, चढ़ान और उतरान, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, तो कंप्लीट टी का क्या होगा, आधा होगा। तो t बाई 2, और t क्या है बताइए, 2u साइन थीटा बाई जी। तो नीचे 2 लगाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ t बराबर क्या होगा, u साइन थीटा बाई जी। ये होगा टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों इक्वल होंगे। अंतर ये होगा कि जब टाइम ऑफ एसेंट होगा तो उसमें g माइनस लेंगे, और टाइम ऑफ डिसेंट होगा तो g प्लस लेंगे, क्योंकि उतरते समय का डायरेक्शन नीचे रहेगा। अब जो इसके बाद का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम। आप दोनों हर बात पे कैसे मुस्कुरा रही हैं, ये दोनों लड़की, आप ही से बात कर रहे हैं, आप ही से।
विद्यार्थियों में एक खास गुण है, जैसे उनसे बोलूंगा कि मैं आप ही से बात कर रहा हूं तो वो पीछे देखो, देख चलिए, हाँ ये बता रहा था साइन वाला वैल्यू। देखिए तो ये तो हमेशा फिक्स होगा, किसी एंगल पे फेंकेंगे तो जितना जाएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं, हमेशा ये एक डिस्टेंस तय करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम पहले किसी चीज को फेंकते हैं, तो ये जो एंगल है साइन ऊपर की तरफ दिखा रहा है ना, मतलब वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है बेसिकली, मुझे बताइए। ये बता रहा है कि ऊपर जा रहा है, यही तो दिखा रहा है, ऊपर जाने की बात बता रहा है एंगल वाइज भी। तो पहले जब ऊपर के डायरेक्शन में, तो पहले क्या होगा, शुरू में खूब हाईएस्ट ऊपर जाएगा ऐसे, मतलब इसके एंगल क्या होंगे, छोटा होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद बढ़ेगा, इसका एंगल बढ़ेगा ना क्योंकि झुकेगा, और जब यहां आएगा तो ऊपर जाने की कैपेसिटी लॉस कर देगा ये, और फिर यहां से फिर क्या होगा, फिर इसके एंगल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो साइन का एंगल बढ़ता है तो वैल्यू, एंगल भी बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है। कॉस का उल्टा होता है, कॉस का जैसे वैल्यू बढ़ाओगे, डिग्री बढ़ाओगे, एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में? आप चिंता मत करिए, पढ़िए, पेन ड्राइव तो नहीं है ना आज। चलिए इसके क्वेश्चन हमने निकलवा दिए हैं। तो पीछे हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन फिजिक्स के साथ एसआई यूनिट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्पीड वेक्टर और स्केलर और वेक्टर के बाद हमने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोजेक्टाइल से पूछेगा नहीं पूछेगा ये अलग बात है, जानना चाहिए, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं इससे बीच नहीं जाता है, कुछ ना कुछ इससे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अकाट्य है ये बीपीएससी के लिए, बीपीएससी नहीं सारे एग्जाम के लिए। पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ेगा। अब क्या लिखेंगे, क्या थीटा की मान, वैल्यू। अब साइन थीटा की कंप्लीट वैल्यू। अब हम जो हेडिंग डालेंगे अपने नया चैप्टर का, उसको लिखे लॉ ऑफ मोशन। तैयार हो आप? हाउ द जोश, हाय सर, हाई। तो थोड़ा सा ऐसे दिखिए भी, मतलब कभी कभी मुस्कुराते हो तो अच्छा लगते हो, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान अच्छे लगते हैं, ठीक है। शुरू करें? चलिए, लॉ ऑफ मोशन जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले मोशन के बारे में किसी वैज्ञानिक ने बात की थी, तो वो थे गैलीलियो ने सबसे पहले मोशन के बारे में बात किया था। उसने बोला था यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, नहीं अभी नहीं, और गति में है तो गति में रहना चाहेगा, ठीक है। गैलीलियो ने इतना कह दिया था, तो जड़त्व का ही नियम बता रहे हैं तो सुन लीजिए। गैलीलियो ने इतना ही कहा था और उसका नाम दिया था जड़त्व। जड़त्व मतलब जड़ मतलब कोई भी चीज जहां रुक जाए बोलेगा कि मैं वहीं रुकूंगा, यानी कि जिस स्थिति में है उस स्थिति का विरोध करता है वो। जैसे वो स्थिर है तो विरोध करेगा किसका? मोशन का। अगर वो मोशन में है तो विरोध करेगा किसका? स्थिरता का। यही बात गैलीलियो ने बोला और उसका नाम दिया इनर्सिया, कि इससे बोलते हैं इनर्सिया, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी नेचर बन जाएगी कि वो मोशन में रहना चाहेगा, और कोई स्थिर है, स्टेबल है, तो वो स्टेबल में रहेगा। इसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। तो सबसे पहला जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे इनर्सिया। इनर्सिया हिंदी में लिखेंगे जड़त्व।
हिंदी में लिखेंगे जड़त्व, इनर्शिया। इसमें क्या था, जब अंग्रेजी वाले लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट रिमेन्स इन रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, ठीक है। इनर्शिया का मतलब है कि स्थिति का विरोध करना, स्थिति का विरोध करना। जड़त्व, जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु स्थिर है तो, अच्छा ये बात उन्होंने बनाया नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनको दिखा कि ऐसा ही होता है, फिर उन्होंने ये काम किया। एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्लास, अच्छा न्यूटन के जो हम जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख देगा और बोलेगा बताइए कि ये निम्न किस गति से संबंधित है, एग्जाम्पल, और कई बार एग्जाम्पल ही चूक देता है। 8 ऐसे एग्जाम्पल हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। भारतवर्ष के तमाम एग्जामों में वही एग्जाम्पल घुमा फिरा के शब्द चेंज करके पूछा है, ठीक है। जितने भी आपने प्रीवियस ईयर पे पेपर किए होंगे, जहां जहां से भी उठाए होंगे, वही मिलेगा, शब्द अंतर थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैं बताऊंगा। वो जब कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो स्थिर तो गति का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? गति का विरोध करेगा। अर्थात एनसीईआरटी कैसे लिखा है? अर्थात ऐसे बोलेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु स्थिर है तो वो गति का विरोध करेगा, अर्थात स्थिर रहना चाहेगा। यानी कि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, करेगा। तथा जब गति में हो, गति में रहता है तो स्थिर होने का विरोध करेगा। मतलब स्थिरता का विरोध करेगा, वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज लिखवाने का पर्पस क्या है? क्या है कि वो लैंग्वेज नहीं पूछता है परीक्षा में एमसीक्यू के जरिए कि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। वो इसमें एक टर्म डालता है, क्या? विरोध। ऐसे ही लिखेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्थिर में है तो गति का विरोध करेगा, और गति में रहता है तो स्थिर होने का विरोध करेगा। और ये जो लैंग्वेज है, एक बार परीक्षा में पूछा गया था, क्या कैसे लैंग्वेज क्या यूज किया था उसने, देखिए उसने बस इतना ही लिखा था कि कोई ऑब्जेक्ट स्थिरता का विरोध तब करता है जब वह गति में रहता है। एक ही बात है ना ये, मतलब गति में रहेगा तो स्थिरता का विरोध करेगा। और ये कौन सा नियम है? तो जड़त्व का नियम है। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जब तक रहेगा जब तक बाहरी बल ना लगे, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। और न्यूटन के पहले नियम को ही दे दिया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया, या न्यूटन का पहला नियम, या गैलीलियो का नियम, ठीक है। अभी जब जड़त्व पढ़ेंगे तो बस इतना ही पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब ये जड़त्व 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये प्रश्न में मिलेगा कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है जड़त्व गति का, और दूसरा होता है विरामावस्था का। एक जड़त्व गति का जड़त्व और दूसरा जड़त्व विरामावस्था का जड़त्व। तो आप लिख लीजिएगा, इनर्शिया 2 होते हैं, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है विरामावस्था। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो लैंग्वेज को लेकर तो प्लीज बोल दीजिए। मैं भूल जाता हूं, इंग्लिश लिखता हूं तो इंग्लिश का, कभी हिंदी लिख देता हूं, कभी हिंदी का, तो आप बिल्कुल बोल दीजिए आप, ठीक है। जैसे विरामावस्था का मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है।
विरामावस्था का, तो इसको रेस्ट बोलेंगे और इसको गति का जड़त्व बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब मोशन नहीं बोलेंगे रे इसको। गति के जड़त्व को क्या बोलेंगे? क्या किसी ने एनसीईआरटी का नाम लिया? किसने? क्या? इनर्शिया मोशन लिख लीजिए। मुझे एक शब्द नहीं ध्यान पे आ रहा है इसके लिए क्या यूज करेंगे, लेकिन आप लिख लीजिए इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया, राइट, मोशन ऑफ इनर्शिया। और विरामावस्था का जड़त्व मतलब नहीं, इनर्शिया ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का विरामावस्था का जड़त्व। तो ये दो तरह के जड़त्व हो गए, जड़त्व दो तरह के। अब सुन लीजिए, यूपीपीसीएस 2016 एक प्रश्न पूछा था कि बताइए इनर्शिया किन बातों पे निर्भर करता है। 4 विकल्प थे उसमें। एक था द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर, और एक था त्रिज्या पर और भार पर, फिर था द्रव्यमान पर और भार पर। ऐसे करके 4 विकल्प थे। आप मुझे बता सकते हैं किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पे। कैसे? इनको पहले से पता था आंसर। जैसे मैं बोल रहा था ना, तो इनका एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था कि अब आंसर देंगे, तब आंसर देंगे। तो ये देखिए, ये प्रश्न बहुत प्रचलित है, बट यूपीपी अब वो सेट करते हैं, प्रश्न उठा के डाल देते हैं कहीं से ना कहीं से। आपको नहीं पता होगा, हमने तो इतने प्रश्न देखे हैं क्वेश्चन सेट करने के दौरान या साइकोलॉजी सेट करने के दौरान कि विद्यार्थी क्या सोच रहे होंगे, कहाँ उलझेंगे। तो ये थिंकिंग और ये उलट फेर करते समय इतना क्वेश्चन हाथों से निकला है कि हम पता करते, अच्छा ये टॉपिक है ना, तो ये प्रश्न दिया था, और अलग अलग एग्जामों में भाषा चेंज कर देते हैं। बताइए, शब्द चेंज कर देते हैं, बात वही लिख देते हैं। ठीक है, यूपीएससी ही ऐसे एक लौता संस्थान है जिसने जब हर एग्जाम में प्रश्न बैठ के बनाता है, वो फॉर्म करता है, प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो प्रश्न जब भी बनेगा दमदार बनेगा। जैसे इस बार के हिस्ट्री में आपके प्रश्न बनाए गए हैं और दमदार बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, बैठ के हाथ से मैंने लिखे हैं प्रश्न। तो जरूर दीजिएगा, और मैंने चैप्टर बता दिए थे। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है जड़त्व? पॉइंट लिख लीजिए इसको। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? जड़त्व द्रव्यमान और त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेडियस। द्रव्यमान को मास। जड़त्व मास, जड़त्व मास यानी कि द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। हाँ, मास एंड रेडियस, इट्स डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड मास, बोथ, दोनों पे निर्भर करता है जड़त्व। अब आइए कैसे कैसे निर्भर करता है। देखिए, जड़त्व क्या है? गति है ना, या किसी चीज का विरोध है? गति का स्थिरता का विरोध है, यही तो है जड़त्व। अब सोचिए, कोई भी चीज कितना विरोध करेगा, उसके निर्भर करेगा कि उसका मास और वो कितना बड़ा है, कितना एरिया कैप्चर कर रहा है, उसी हिसाब से वो अपने जड़त्व को जड़ देगा ना। जैसे कोई मोटा आदमी है, पहलवान, मतलब मैं कितना भी पहलवान बन जाऊं तो कोई पहलवान आदमी है और वो एक जगह जड़ हो गया, बैठ गया, तो उसके हिलने डोलने में, उसका विरोध करने में, उसकी मोटापा मतलब जो हेल्दी है तो वो काम करेगा ना। यानी कि डिपेंड करता है कि वो कितना चौड़ा हुआ है, फैला हुआ है, मतलब कितने दूरी पे है, ये निर्भर करता है ना भाई। हल्का आदमी को एक हट ऐसे हो सकता है। तो आप समझिए, इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जड़त्व इस पे निर्भर करता है कि आप द्रव्यमान और आपका रेडियस कितना है। रेडियस मतलब आकार कितना है, यही बात है ना। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा में आए तो इसको चलाइएगा दिमाग। वैसे नहीं बताते ये पॉइंट सिंपल, और आ गया परीक्षा में तो खेल हो जाता। परीक्षा में लिखेगा चारों ऑप्शन एक ही जैसा, तो मैं पहले ही ट्रिगर आउट कर देता हूं आपको
द्रव्यमान और त्रिज्या, भार नहीं, भार वेट दूसरा चीज है। अब पॉइंट देखिए, अब यहां से शुरू होता है। अच्छा, दो हो गए। जड़त्व का एक, गति का जड़त्व, तो गति के जड़त्व में क्या होता है, वो स्थिरता का विरोध करता है, और जब विरामावस्था का जड़त्व है उसमें क्या करता है, गति का विरोध करता है। दोनों क्लियर है? ठीक। अब आ जाइए आप, पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब आप हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब तेज तरार आदमी थे, बहुत शानदार आदमी थे, साहित्य और दर्शन प्रिय विषय था इनका। अब जिस आदमी का साहित्य में रुचि हो और फिलॉसफी में रुचि हो और वो आदमी है मैथमेटिशियन, तो कमाल का आदमी होगा। वो नेचर से क्या है, नेचर से है साहित्यकार, फिलॉसफिकल आदमी, और पेशे से है शिक्षक, मतलब गणितज्ञ वाला मास्टर, वो मैथमेटिक्स का। तो वो ज्यादा बेहतर दुनिया समझ सकता है, उसमें गहराई इतनी होगी कि मतलब एक अलग ही लेवल का, वो हम लोगों के बस की बात नहीं है, एक अलग लेवल की गहराई होगी। ठीक। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि न्यूटन ने जब गति का नियम लिखा, इन्होंने गति का जो नियम लिखा, गति का नियम किसने, न्यूटन ने। तो एक इनका किताब है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नाम के किताब में, प्रिंसिपिया नाम के किताब में इन्होंने 1687 ईस्वी में पब्लिश कराया या प्रकाशित किया। लिख लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है एनडीए, सीजीएल और एनटीपीसी रेलवे में। ठीक है, उनमें यह प्रश्न पूछा गया है कि किस किताब में न्यूटन ने अपनी गति को प्रकाशित किया था। प्रिंसिपिया में। कब किया था, 1687 में। आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, इसी बात को स्टेटमेंट में दे देगा। कैसे, निम्न पर विचार करें, और लिखेगा कि 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक किताब में न्यूटन के गति को प्रकाशित किया। दूसरा लिखेगा गैलीलियो ने पहली बार 1687 में प्रिंसिपिया में अपने जड़त्व के नियम को प्रकाशित किया। अब लिखेगा केवल एक, केवल दो, केवल दो, तीन, तीन, चार। तो आपको गौर फरमाना है इस पे। हजरात सुन रहे हैं आप, लिखने में मस्त हो तुम लोग। एक कविता सुने थे तुम, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न आशा किसी की न इच्छा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न घर बार मेरा। मतलब तुम 90 के दशक के हो। मैं उम्र पता करना चाहता था कि तुम ये कविता सुने हो कि नहीं। बचपन में ये कविता हटा दिया गया, मतलब ये कविता थी। जब हम बड़े हो रहे थे हमारी माँ पूरी कविता सुना देती थी, उसको एक ही कविता याद था, यही हवा हूँ हवा में। एक सिंहांसल ह्यून उठे राजवंशों ने बिरकुटे तानी थी, बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेलती थी वह नाना के संग पढ़ती थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी सुना था। क्या बात है ना, पढ़ते हो। और मजे की बात है कि आज तक याद होना चाहिए। एक बहुत बचपन में एक तुमने कविता पढ़ा होगा, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, पढ़ा था? यह कदम का है खड़ा हिमालय, खड़ा, अरे बिल्कुल पढ़ा, पता है। जब खड़ा हिमालय, मुझे याद है उन राइटर का नाम है शायद, और उसी चैप्टर में एक था सखे वह कहो कौन सा देश जहाँ सब देशों का सिरमौर, जहाँ गंगा यमुना की धारा, जहाँ बहती है सब निर्मल धारा, ऐसे करके एक कविता थी। ठीक है, तो ऐसे कविताएं मैंने जो आज तक जीवन में पढ़ा है वो सब याद है। मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, याद हो जाता है, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा, तो आप इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे। आप मतलब आपको जैसे आपको फोर्स किया जाए कि आप पढ़िए,
तब मजा नहीं आएगा। जब आप अपने मन से किसी चीज को पढ़िएगा वो याद हो जाएगा। जैसे आप इच्छा नहीं है बट सोचे कि जरा पढ़ूं क्या लिखा है, अंदर से इनर वॉइस आए कि पढ़ना है, तब उस चीज को पढ़िएगा तो जीवन भर याद रहेगा। यही साथ होता है हमारे। तो हिंदी साहित्य और हिंदी के चीज़ों में रुझान होने का एक अर्थ यह भी है कि आप अगर हिंदी की कोई बात पढ़ेंगे या ऐसी बात जो गहरी है दार्शनिक और साहित्यिक रूप से, उसको पढ़ते ही याद हो जाता है, चाहे कितनी भी लंबी पढ़ लें। ठीक, आपको तय करना है कि अब जब आप पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो एक चीज़ होता है साहित्यिक भाव में आना कि निबंध आप कितना बढ़िया लिखेंगे। तो जब भी निबंध लिखिए तो निबंध ऐसे नहीं लिखा जाता कि पढ़ लिया कुछ भी। निबंध में बड़ी चीज़ें, मोतियाँ चूननी पड़ती है। निबंध को भारी भरकम बनाने के लिए आपको गहराई में डूबना होता है। और गहरी मतलब हल्की फुल्की बातें नहीं, आपके अध्ययन में दम होना चाहिए। आपके मुख से निकलने वाले एक एक वाणी में साबित हो जाए कि वाह क्या रसमयता है, बोलता है आदमी। वो पता चलेगा जब आप बहुत ज़्यादा ठीक ठाक पढ़ने लगिएगा तो आपके शब्द मुंह से जो निकलेंगे वो ओछे शब्द नहीं निकलेंगे, बढ़िया और मधुर शब्द निकलेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, कहते हैं वाणी एका समलंग करोति। वाणी ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को सुंदर बना देती है, संस्कृतिवान बना देती है। तो वाणी अपने आप बेहतर हो जाएगी जब आप गहरे लिखने पढ़ने लगिएगा, अपने आप शब्द के भंडार मिलने लगेंगे। बहरहाल कम बैक टू द पॉइंट। थोड़ा सा टहला इसलिए रहा था कि थोड़ा फिर से आप एनर्जेटिक हो जाएं और इधर पढ़ें। शुरू करें? बोर तो नहीं हो जाते हो यार तुम? मोशन में आ गए? हाँ। तो 1687 में, मैं बहुत गंदा लिखता हूं यार, और दिखता भी वैसा ही हूं। मतलब फोटो ठीक नहीं आता है जैसा है वैसे हो। एक बलबीर सिंह करुण नहीं, एक कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत बड़े लेखक हैं। कभी सुना है कृष्ण बिहारी नूर? मतलब वैसे नाम वाम सुने हो? कृष्ण बिहारी नूर वो कहते हैं कि मौत क्या है, मौत क्या है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। मौत क्या है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। तालियां मारना लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। झूठ, कोई भी बात अगर आपको बोलना है तो सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब बजा सकते हो, लेकिन आखिरी लाइन जिसके लिए मैं कह रहा था, चाहे लाख सोने के फ्रेम में जर दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ये आईना था। कितने भी महंगे शीशे को सोने में जड़ दो, वो आप जैसा हो ऐसा दिखाएगा। तो मैं अपने में बोल रहा था, तुम बिना मतलब ताली बजा रहे थे यार चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन का पहला नियम लिखिए, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम। अच्छा, न्यूटन ने कितने नियम लिखे थे? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूटन का पहला नियम। इसको जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहला नियम ही बोलते हैं। इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो। तो ये न्यूटन का नियम है, इनर्शिया का नियम है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अंग्रेजी वाले लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, या लिखेंगे लॉ ऑफ गैलीलियो। उनका भी नियम ये बोलते हैं। सब कुछ सेम है जड़त्व वाला। इसमें वही बात लिखेंगे, जब कोई वस्तु गति में होती है
तो गति में रहना चाहेगी तथा स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा वो उसी में रहना चाहेगा, ये न्यूटन साहब ने बोला। और कमोबेश यही बात गैलीलियो ने बोला, इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स न लगे, एक्सटर्नल बल। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है आपको? जब कोई वस्तु गति में होती है तो गति में रहना चाहेगी, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, अब इस बात को समझना है, इसको समझना है। जैसे सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बस पे चल रहे हो, बस रुकी हुई है और खूब मस्ती से गाना सुन रहे हो आंख बंद करके, और बैठे नहीं हो तुम, बस पे सरफेस पे खड़े हो, बड़ी भीड़ है, ऐसे पकड़े हुए हो, मतलब वैसे, और गाना सुन रहे हो, जब तक अचानक बस चल पड़ी तो तुम किधर गिरोगे? आगे गिरोगे। कैसा एक्सपीरियंस है भाई? जब वो आगे बढ़ेगी तो तुम किधर जाओगे? पीछे की ओर जाओगे ना। सोचना, इसको थोड़ा गहरा समझना। ये पांव है तुम्हारा, ये पांव कहाँ है? सरफेस पे। ध्यान से सुनो, सरफेस पे है पांव, सरफेस पहिए पे है, और पहिया ने मोशन किया तो सरफेस मोशन में आया, और जब सरफेस ने अपना मोशन पकड़ा तो सरफेस पे है तुम्हारा पांव, पांव में आया मोशन, और मजे की बात है कि ऊपर वाला हाथ जिस पे है वो भी आया मोशन में, और बीच वाला पोर्शन ज्वाइंट है, ये मोशन में नहीं था। ई चाहेगा वहीं रहे, क्योंकि पांव तो मोशन में चल दिया, ई भी चल दिया, ई वाला बोलेगा यहीं रहेंगे हम। काहे कि ये था जड़त्व में, जड़ था ना, ये रुक गया था पहले से, इसको पता ही नहीं था। तो इसके कारण तुम किधर जाओगे? पीछे। तो ये अगर एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हालांकि ये एग्जाम्पल पूछ चुका है। स्थिर बस में बैठे सवारी या पैसेंजर या कोई व्यक्ति अचानक बस के खुलने से पीछे की तरफ गिरेगा। किस नियम के आधार पर? न्यूटन का पहला नियम। अगर जड़त्व का नियम हो तो क्या कहोगे? बोलोगे कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम में यही बात होगी। पहला एग्जाम्पल दिमाग में सेट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई बस खूब तेजी में चल रही है, मान लो कि 80 के स्पीड में हो, 80 के स्पीड में चल रही, और महिलाएं साइकिल चला रही हूं या स्कूटी चला रही हूं, या भीड़ हो गया उनका किसी कारणवश, तो जानवर मान लो कोई, तो गाड़ी में ब्रेक लगेगी। अब ब्रेक लगाएंगे तो सुनो क्या होगा। फिर वही कंडीशन, मैं ही खड़ा हूं मान लो ना, मैं नहीं खड़ा हूंगा, हम इसमें से किसी एक को खड़ा करा देते हैं। अच्छा चलो भाई, ये खड़ा होंगे, ठीक है। अब ये खड़ा हो गए ऐसे पकड़ के। सोचो गाड़ी कितने के स्पीड में, बोलो एक बार, कितने के स्पीड में? 80 के स्पीड में। अब आगे आ गए कुछ लोग या जानवर अचानक। अब गाड़ी को देना है ब्रेक, अचानक ब्रेक लगाएगा कचकचा के, बिल्कुल होगा क्या? तुम थे कितने के स्पीड में? 80 के। अरे बोलो 80 के। सरफेस पे पांव था, ये कितने के स्पीड में था? 80 के। तुम्हारा हाथ ऊपर वाले को पकड़ा था, वो जो सहारा था, वो भी कितने के स्पीड में था? अब सोचो, बस रुकी, ऊपर वाला रुका, सरफेस रुका, पांव रुका, ये बीच वाला जा रहा है 80 के स्पीड में, कैसे मारेगा? मान लीजिए उनको ये ऐसा मारा, ऐसे ही होता, ये रुक जाता है, ये क्योंकि ये रुक गया, और आगे है महिला, कह रही है नालायक दिखता नहीं है तुमको, ऐसे ही मतलब
तो फिर उनको दिमाग कम होता है वैसे फिर बोलेंगे कि नालायक। उनको फिर समझाना पड़ेगा कि देखिए ऐसे होता है, भीड़ में जब गाड़ी रुकती है तो ऐसे आगे की तरफ, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ये तो बात है, कितनी दिमाग वाली बात है, तालियां बजाओ यार। नहीं ना, ताली नहीं बजाना मतलब बहुत बढ़िया बात बोली है। ठीक है, लेडी भी आगे जाएगी, मतलब न्यूटन के पहला नियम, क्योंकि मोशन में था, अचानक रुका, ये वाला पार्ट मोशन में रहना चाहेगा ना, ये पूरा बॉडी, इसके वजह से तुम आगे की ओर जाओगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो बात समझ में आई इतनी बात? दो एग्जाम्पल, बस रुकेगी, आप किधर जाओगे? ठीक है, अगर बस स्थिर है और गति में आ गई तो अब ये क्वेश्चन दूसरे पे आ, अब ये क्वेश्चन आइए सुनिए, ये क्वेश्चन सीडीएस में और एक यूपीएससी एग्जाम लेता है इसका सीएपीएफ का। ठीक है, किसी ने बोला क्या सीएपीएफ? एक और पेपर लेता है वो, हालांकि उसमें पूछा था, और ये प्रश्न सामान्य है, पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है, अभी मैं एग्जैक्टली याद नहीं था, मैं टारगेट कर देता कि यही पेपर में पूछा। क्या पूछा था? एक टैंकर भरी है तेल से, ठीक है, और गाड़ी चल रही है आगे, तो टैंकर में तेल जो होगा वो किधर लुढ़का होगा? बोलो बोलो, सोचो। हाँ जी बोलिए, कौन बताएगा? जैसे ये टैंकर में बना देता हूं, इमेजिन करना, ये जितना भी बोल रहा हूं ये सब ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में यही स्टेटमेंट करके पूछता है। अभी बताइए, ये टैंकर है, मान लीजिए टैंकर है, सुअर है ये, ठीक है, अब इसमें तेल है, अब ये चल रही है इस डायरेक्शन में, अरे निकालने वाला है, तो बताइए कि टैंकर का जो तेल है वो कैसे जाएगा? आगे की तरफ होगा, ये इधर जा रही है तो आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ? मोशन में है, मोशन में है, इधर होगा ना, आगे की तरफ, और परलयकार वो ऐसे चढ़ा रहेगा, लेकिन गाड़ी रुकते ही वो कहां भागेगा? पीछे की तरफ। ठीक है, अब सुनो, एक परीक्षा में ऐसा दिया था कि बताइए कि छड़ी से दरी को पीटते हैं तो धूल कण निकलता है, न्यूटन के किस नियम के तहत? कैसे कैसे, इसको सोचो, लाइन पढ़ना नहीं है, सीखना है। जैसा मान लो दरी है, लगाया ऐसे सट, ये दरी गया पीछे, इधर आ गया, लेकिन जहां धूल था वो वहीं रहना चाहेगा, यानी कि दड़ी से अचानक दिए ना इस पे धक्का, तो जैसे डंडा लगाया, चादर गया पीछे, दरी गया पीछे, और धूल वहीं रुक गया। तब तुम्हें दिखता है कि अच्छा ऐसा बात है। तो ये कौन सा अप्लाई हो रहा है? जड़त्व। धूल स्थिर था, अचानक तुमने गति दिया, धूल वहीं रुक गया। ठीक है, फिर प्रश्न था एक कि कुछ बच्चे पेड़ के डाली पे चढ़ के डाली को हिला रहे हैं, फूल पत्ती और फल का गिरना न्यूटन के किस नियम के तहत आता है? कई लोग मारेंगे तीसरा नियम, लेकिन सोचो क्या हो रहा है, यहां देखना, इमेजिन करना, पेड़ पे गया, हिलाया, स्थिर था पहले, जैसे ही नीचे लेगा, पीछे मारेगा झटका वो फल, और जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो फल टूट जाएगा, पत्तियां टूट जाएंगी, फूल टूट जाएंगे। तो न्यूटन के कौन सा नियम है? जड़त्व, पहला नियम। भाई तुम हिला रहे हो जाली, हाँ 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 हाँ, तो डाली को तुमने, अरे डाली को तुमने बल दिया, रिएक्शन नहीं दे रहा है तुमको वो, न्यूटन का तीसरा नियम। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये क्या कर रहा है, जो फूल पत्ती टूटा वो किस नियम से टूटेगा? फर्स्ट से। अब एक और प्रश्न इससे बनता है, जब पहले नियम से गति या स्टेबिलिटी का विरोध, अगेंस्ट करना, किस नियम के तहत ये सीख मिलती है, मतलब ये लर्न होता है, या आप न्यूटन के पहले नियम से क्या सीखते हैं? तो आप बोलिएगा कि सर इसमें हम सीखते हैं स्टेबिलिटी का विरोध करना या मोशन का विरोध करना। मतलब कोई चीज रुका है तो उसका विरोध
मतलब मोशन में आने का विरोध, और मोशन में है तो स्टेबिलिटी होने का विरोध। ये सब एग्जाम्पल पूछे गए एग्जाम्पल हैं, तो क्या मैं इसे लिखवा दूं या आपके दिमाग पे है? लिखवा दूं? पहला लिखिए, लिखिए। अच्छा, एक कार्डबोर्ड वाला तो छूट ही गया। जैसे हाँ दीजिए, जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट इस पे रखेंगे, ठीक, रख दिया, दिख रहा है सबको? हम क्या करेंगे, न्यूटन का पहला नियम के हिसाब से हम इस नीचे वाले चीज को खींचेंगे, ठीक है? जैसे खींचेंगे ये पेन वहीं रहेगा, क्योंकि ये तो स्थिर था, ये वहीं गिरा ना, हमारे साथ तो आया नहीं, यानी कि इसके मोशन से वो चाहेगा कि भाई हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ये वैसा ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो लिख लीजिए, मैं बोल दूं या लिख दूं? लिख ही देता हूं जल्दी से। हाँ लिखिए, रुकी हुई बस अचानक चलती है, मतलब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन, चलिए, रुकी हुई बस जब अचानक चलती है, रुकी हुई बस जब अचानक चलती है, बस के फर्श पर खड़ा आदमी या पैसेंजर जो भी है, व्यक्ति रुकी हुई बस जब अचानक चलती है, तो बस के फर्श पर खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, न्यूटन के पहले नियम के तहत। अपोजिट कर लीजिए, चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है, चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है, चलती हुई बस जब अचानक, हालांकि इस बात से आप दिमाग में हो जाएगा, बट ये अगर परीक्षा में पूछे तो इसको ध्यान रखना है। चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है, चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है, तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं आपको अभी मालूम है, मोशन का विरोध कर दिया। तीसरा लिखिए, छड़ी को छड़ी से पीटने पर, या चादर को छड़ी से पीटने पर, किसी दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण का बाहर निकलना, धूल कण का बाहर निकलना, पेड़ के डाली को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना, फूल फल पत्ते का गिरना, पेड़ के डाली को हिलाने से, पेड़ के डाली को हिलाने से फूल पत्ते और पत्ती का गिरना, फूल पत्ते और पत्ती का गिरना, फूल पत्ते और पत्ती का गिरना। एक एक लाइन में आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रहा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का दूसरा नियम बोलिए, किसी को मालूम है? बताइए थोड़ा, न्यूटन का दूसरा नियम हम आपसे सुन लें। हाँ ठीक है, और कोई बताएगा?
फोर्स इंटू क्या, हाँ ये तो फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है, जब संवेग किसी वस्तु पे, कब, अगर पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, कोई भी वस्तु है और किसी वस्तु पे अगर कोई, किसी वस्तु में उसके संवेग में कोई परिवर्तन हो, अच्छा संवेग को पहले समझना पड़ेगा यहां पे कि संवेग क्या होता है सर। तो संवेग जो है वो होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके मोशन की मात्रा कितना है, वो कितना तेज है या कितना धीरे है। तो क्वांटिफाई द मोशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मोशन है, गति है, कोई ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो वो कितने मात्रा में गति में है, इस चीज को बताने के लिए संवेग का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी, मैं इंग्लिश में भी, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं फिर हिंदी में लिखूंगा वरना बेमानी हो जाएगी। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम the rate of change in momentum is directly proportional to the applied force with respect टू टाइम। हिंदी में कैसे इस बात को लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे संवेग, यही थोड़ा सा बोरिंग लगता है इंग्लिश को फिर हिंदी में लिखना। और मैं देख रहा हूं कि जब हिंदी बोल रहा हूं तो सब लिख रहे हैं, एक नहीं लिख रहा है, दो नहीं लिख रहा है इंग्लिश में। हाँ, संवेग में परिवर्तन के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को न्यूटन का अच्छा, संवेग में परिवर्तन का दर किसी वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है, ऐसे लिखना है। संवेग में परिवर्तन का दर वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन का जो दर है किसी वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है, और ये सब समय के सापेक्ष में होते हैं। तो समय का सापेक्ष अगर लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो ये गौण रहता है, समय के सापेक्ष में ही होता है, ठीक है। The rate of change in momentum is directly proportional to the applied force with respect to time। इसी बात को मैं लिख देता हूं। हालांकि जब संवेग हम पढ़ेंगे, संवेग कब पढ़ेंगे मालूम है आपको, संवेग पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी में, वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो संवेग में परिवर्तन, अब चलिए इसी बात को मैं क्या लिख रहा हूं देखिए। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन चल रहा था, मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, जो बल इस पे लगाया जाएगा, तो मान लीजिए कि एक बल हमने लगा दिया, ये नाम है F। तो जो बल अप्लाई किया जाएगा
ये इसकी गति की मात्रा मतलब संवेग, इसके संवेग में इसमें जो भी होगा मतलब संवेग को बोलते हैं पी, पी को बोलते हैं मोमेंटम, हिंदी में बोलते हैं संवेग। इसके समानुपाती होगा, मतलब ये कह रहा है कि जो बल होगा वो इसके चेंज में, इसके जो इसमें जो बदलाव आएगा उसके समानुपाती होगा। मतलब कि जो डेल्टा का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इसके मैंने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कोई भी चीज बदलेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बदलेगा। तो एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी होगा। तो पी में चेंजिंग, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। इसका मतलब क्या होता है? चेंज को बताने के लिए, डिफरेंस को बताने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल किया जाता है। या इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए, बताइए, यू पी बराबर क्या होता है? एम भी होता है, एम भी। तो हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि एम वी माइनस एम यू बाई टी। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है एम भी, मास गुने वेलोसिटी। P बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। और चूंकि ये डेफिनेशन कह रहा है कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका जो चेंजिंग है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैंने इसके बदलाव को लिखा है। किसी चीज के डिफरेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी जो वेलोसिटी है और पहले जो वेलोसिटी थी उसमें से जब हम घटा देंगे, जैसे आपको मैं बोलूं कि आपके पास आज 500 रुपया है, 3 दिन बाद आपके पास 1000 रुपया हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि 3 दिन पहले और आज में कितना अंतर हुआ तुम्हारे पास पैसे का? क्या करोगे? लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाओगे, तभी परिवर्तन। हाँ बोलिए। हाँ, फाइनल माइनस। तो मैंने क्या किया यहां पे? फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, m को बाहर कर दिया मैंने, मान लीजिए, तो अंदर बच गया v माइनस यू अपॉन टी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? सब बोलिए एक साथ। बहुत बढ़िया। m को बाहर करके v माइनस यू लिख दिया। v माइनस यू बता रहा है कि आपके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और m चूंकि मास है, कांस्टेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट था। अब v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है, आपको मालूम है, त्वरण। त्वरण हम इसके कल के ही क्लास में बताया था। त्वरण हमने, त्वरण को क्या बोलते हैं? द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। त्वरण क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन के दर को। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष में, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? एम ए लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक 1 के इक्वल में एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं। देखिए, फिजिक्स में 2 चीज याद रखिएगा। जब भी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो आपको ऑटोमेटिकली एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा जिसकी वैल्यू लगभग 1 हो, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से इक्वल है, पहले से इक्वल है, तो इक्वल के साइन को हटाना है। क्योंकि ध्यान रखिए, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ऐसे 2 प्रश्न किए गए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड पे, जिसपे वो पहले से इक्वल था लेकिन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैं बताऊंगा कब, जब आपको एनर्जी पावर बता रहा हूंगा, तब पावर से संबंधित एक प्रश्न आया था। ये जो है इक्वलिटी, इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में तब तब्दील करेंगे जब अपने मन से क्या लगा देंगे? कांस्टेंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा, और कांस्टेंट लगा देंगे तो इक्वल बन जाएगा। तो इसमें वही करना है। इसमें एक अपने से मानना है क्या? के, एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1। तो हम इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल देके के एम ए, और चूंकि हमने के बराबर 1 मान लिया है, आप कहिएगा कि क्यों मानते हैं? ऐसा माना जाता है साइंस में, ठीक है, इक्वलिटी साइन लाने के लिए। तो इक्वल हो गया,
तो आप ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू ma। ये हुआ न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma। तो न्यूटन के अच्छा एक बहुत बढ़िया लाइन छूट गया, देखिए न्यूटन के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है। यहीं से हम कल क्लास शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्या समान और समानुपाती में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 मिनट में सुन लो। समान और